गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो उनका एशिया का पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें हम आज जलवायु पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम उसके विभिन्न टॉपिक पहले ही कर चुके हैं और आज हम जलवायु की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले वाले टॉपिक्स में देखा है कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये हमें अच्छे से पता है। इसका एक्सटेंशन इतना ज़्यादा है कि इसमें जलवायु में अनेक विषमताएं या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे और बड़े यूनिक जो डिफरेंसेस हैं वो मिलेंगे, विषमताएं जो हैं वो मिलेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि विश्व का सबसे जो गर्म क्षेत्र माना जाता है, जिसको जैकोबाबाद नाम है जिसका, वो भी एशिया में है। और विश्व का सबसे ठंडा वर्कोयानस जो है वो भी एशिया महाद्वीप में ही पाया जाता है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि सबसे अधिक तापमान वाला जो लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड्स रहता है और सबसे कम तापमान वाला -50 डिग्री सेंटीग्रेड्स रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 डिग्री का यहाँ पर एक वेरिएशन का जो टेबल है वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत यूनिक बात है ये। अगर हम वर्षा की बात करें, उसमें भी बहुत आपको फ़र्क दिखाई देगा कि एक तरफ यहाँ पर विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं और दूसरा यहाँ पे शुष्क मरुस्थल भी पाए जाते हैं। एशिया का जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है वो उसकी लोकेशन इस तरह की है कि वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है और विश्व का लगभग 50% रेनफॉल भारत का दक्षिण भाग, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस में पाया जाता है। मतलब विश्व की करीब 50% वर्षा इसी क्षेत्र में हो जाती है। और ये जो क्षेत्र हैं इसमें वर्षा का जो एवरेज है या औसत है वो 250 सेंटीमीटर के लगभग रहता है, जबकि मध्य और दक्षिणी पश्चिमी भाग में रेगिस्तानी क्षेत्र भी है और इस क्षेत्र में वर्षा का जो औसत है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर इतना डिफरेंसेस क्यों रहते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम उन फैक्टर्स को देखें तो दो फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। एक तो महाद्वीप की विशालता है और एक इसके मध्य में जो उठी हुई पर्वत श्रेणियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम ये मानते हैं कि इसकी विशालता इतनी अधिक होने के कारण यहाँ का जो मध्य भाग है, इस महाद्वीप का जो सेंटर पार्ट है, वो समुद्र से लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी पर है और उसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि वो वाला हिस्सा जो है वो समुद्री प्रभाव से मुक्त रहता है, वंचित रहता है और इसलिए यहाँ पे पूर्ण रूप से कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट या जिसे हम कहते हैं महाद्वीपीय परिस्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती है। और इसी महाद्वीपीय परिस्थितियों के कारण क्या होता है कि तापांतर बहुत अधिक बढ़ता है। ये हम अपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि एक बहुत बड़ा जो फ़र्क होता है वो महाद्वीपीय और समुद्री क्षेत्रों में होता है। स्थल की क्या क्वालिटी होती है कि जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जल की क्या क्वालिटी होती है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस वाले फैक्टर का असर हमें किसी भी क्षेत्र की जलवायु पर मिल सकता है। जितना भी कॉन्टिनेंटल एरिया है वहाँ पे तापमान तेज़ी से चढ़ता भी है तो तेज़ी से गिर भी जाता है, जबकि समुद्र के समीप जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आ पाती है। तो ये महाद्वीप की जो विशालता है और इस विशालता का क्या रिज़ल्ट रहता है कि यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं एशिया के बीच में जो पर्वत श्रेणियाँ उठी हुई हैं उनसे रिलेटेड हम बात करते हैं। ये एशिया के मध्य में फैली है और इसकी हाइट भी, ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये पामीर की गांठ से जो ये निकल रही है पूरी सीरीज़, उसमें बहुत अधिक ऊंचाई वाली है और ये हम इसको ये मान सकते हैं कि ये एक एशिया को बीच में से डिवाइड कर रही है। ये विशाल पर्वत जो हैं
ये हिंद और प्रशांत महासागर के जाने और जो हवाएं जाती है उनको रोक देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एशिया का मध्य व उत्तरी भाग वर्षा से वंचित रह जाता है, क्योंकि ये हवाएं दक्षिण से आती हैं और इन हवाओं में इतनी शक्ति नहीं होती कि ये हिमालय को पार कर जाएं। इसलिए वो जो भाग हैं वो शुष्क रह जाते हैं और उच्च पर्वत श्रेणियों को विशाल पर्वतीय बाधा के रूप में भी हम काटते हैं। क्योंकि बाधा क्यों माना हमने? क्योंकि ये मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधा खड़ी कर रही हैं और इन श्रेणियों से टकराकर एशिया के दक्षिण और दक्षिणी पूर्व में तो अच्छी बारिश हो जाती है, परंतु उसके उत्तर का हिस्सा जो है वो सूखा रह जाता है। एशिया के मध्य में जो ये पर्वत श्रेणियां हैं, ये वर्षा के अलावा तापमान वितरण को भी प्रभावित करती हैं। ये उच्च पर्वत श्रेणियां एशिया के उत्तरी पश्चिम से जो हवाएं आती है, हम नॉर्थ का जो क्षेत्र है वो बहुत ठंडा हो जाता है जब सूर्य दक्षिणायन को चला जाता है। तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों से जो बर्फीली हवाएं आती है उनको भी एशिया में प्रविष्ट होने से, एशिया मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रविष्ट होने से रोकती है, जिसका क्या रिजल्ट रहता है कि उन भागों में तापमान इतना अधिक नहीं गिर पाता है। और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान में सर्दियों में बर्फ़ नहीं जम पाती है, जबकि उत्तरी भागों में बर्फ़ जम जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये पर्वत श्रेणियाँ हमें उन हवाओं से हमारी रक्षा करती है। और ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, अगर इनकी स्थिति यहाँ पर नहीं होती तो डेफिनेटली भारत का जो उत्तरी भाग है और पाकिस्तान का जो भाग है वो 6 महीने लगभग जमी हुई अवस्था में रहता। परंतु ये जो हिमालय है ये एक दीवार बन के हमारी रक्षा करता है और इसकी वजह से यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियाँ नहीं आती हैं कि वो जमी हुई अवस्था में ये महाद्वीप पहुँच जाए। तो ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये जो पामीर की नॉर्थ से निकल के पूरी सीरीज़ है, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि एशिया की जलवायु किस प्रकार की होगी। तो आप ये देखिए कि इसकी एक तो विशाल आकार और इसकी हिमालय पर्वत की जो स्थिति है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सामने, और हम इसका प्रभाव एशिया की जलवायु पर डायरेक्ट तौर पर देख सकते हैं। अब इस आधार पर हम ये देखते हैं कि भारत को हम अगर जलवायु विभागों में बांटें तो एशिया को अगर हम जलवायु विभागों में बांटें तो मोटे तौर पर हम 2 जलवायु की बात करेंगे या 2 मौसमों की बात करेंगे या 2 दशाओं की बात करेंगे। तो एक होती है ग्रीष्म ऋतु की दशाएं और एक होती है शीत ऋतु की दशाएं। जो ग्रीष्म ऋतु की दशाएं हैं उसी में हम वर्षा ऋतु को भी इसी में शामिल कर लेंगे, क्योंकि इसके कंटिन्यूएशन में ही मॉनसून का प्रभाव रहता है और एशिया के अधिकांश हिस्सों में उससे बारिश होती है। तो हम आज अपने चैप्टर में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ग्रीष्म की दशाओं का, कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो इसका सबसे पहला जो फैक्टर है तापमान, अगर हम उसकी बात करें तो एशिया महाद्वीप में सामान्यतः जो गर्मी की ऋतु होती है वो अप्रैल से प्रारंभ हो जाती है। और इसका कारण क्या होता है? क्योंकि सूर्य अपनी स्थिति में बदलाव हो रहा है और मार्च के बाद सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंब रूप से पड़ती है, मतलब वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आ जाती हैं। इससे एशिया महाद्वीप का जो समस्त स्थलखंड है उसके तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है। एशिया का जो उत्तरी ध्रुव प्रदेश है वो वर्ष के अधिकांश समय ही बर्फ़ से ढका रहता है और इस ऋतु में लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर तक वहाँ पर भी तापमान बढ़ जाता है। 26 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान रेखा एशिया के मध्य से गुजरती है। अगर आप इसको साथ में मैप में देखते रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आती रहेंगी कि किस प्रकार से हवाएं कहाँ से कहाँ चल रही हैं और तापमान की स्थिति किस प्रकार से बदल रही है। अब अगर हम एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग की बात करें तो इस समय वो भाग अत्यंत गर्म हो जाता है और वहाँ का औसत या एक नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और विशेषकर अरब का मध्य भाग, इराक का मध्य और पश्चिमी भाग
भारत का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, पाकिस्तान का पूर्वी भाग इस समय सबसे अधिक हो जाता है और यहाँ पे तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर पहुँच जाता है। हम अलवर में निवास करते हैं और हम गर्मियों में कुछ दिन 47, 48, 49 डिग्री तक टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये वो समय होता है जब यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होते हैं। ये कितने दिन तक ये तापमान रहता है ये डिपेंड करता है। कई बार इतना अधिक तापमान बढ़ने से आंधियों की स्थिति भी हो जाती है और आंधी की स्थिति से फिर तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा तापमान कम हो जाता है। परंतु ग्रीष्म ऋतु में इतना तापमान यहाँ पर हमेशा देखा जाता है। इस समय पाकिस्तान के जैकोबाबाद सबसे अधिक गर्म हो जाता है और वहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। तो इस ऋतु में अधिकांश जो एशिया का भाग है वो गर्म ही रहता है और तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास ही रहता है। तो हम ये मान सकते हैं कि एशिया का जो महाद्वीप है वहाँ की ग्रीष्म ऋतु अच्छी गर्मी वाली होती है, बहुत अधिक तापमान होते हैं और ये तापमान विश्व के मतलब सबसे अधिक गर्म क्षेत्रों में यहाँ के क्षेत्र शुमार होते हैं। उसके बाद हम एयर प्रेशर की बात करते हैं। हमें ये पता है कि वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होता है, अगर वायुदाब कम है तो तापमान अधिक होता है। तो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते ही एशिया में तापमान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मध्य एशिया में उच्च दाब का जो पहले क्षेत्र था, जब तापमान ज़्यादा नहीं थे तब वहाँ उच्च दाब का क्षेत्र था, पर जैसे जैसे तापमान बढ़े वो निम्न दाब के क्षेत्र में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। और जून के माह में जब एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग अत्यधिक गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से जलने लग जाता है, तब यहाँ पर एक बहुत शक्तिशाली निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। और डेफिनेटली वो बनेगा भी जब तापमान आपका एवरेज जो है वो 45 डिग्रीज हो जाएगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, इसलिए वो क्षेत्र जो है वहाँ पर जो वायुदाब है वो 995 मिलीबार तक गिर जाता है। और इस निम्न दाब का सबसे अधिक जो प्रभाव होता है वो पंजाब में होता है और वहाँ पर ही ये 995 मिलीबार के करीब गिर जाता है। और एशिया का जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहाँ पर उच्च दाब स्थापित हो जाता है। ये उच्च दाब क्यों स्थापित हो जाता है? क्योंकि समुद्र का पानी तापमान को बहुत अधिक बढ़ने नहीं देता है। अब क्या स्थिति हो गई कि महाद्वीप के भीतर बहुत अधिक तापमान और दाब कम हो गया, निम्न दाब हो गया, जबकि समुद्र में तापमान उतना नहीं बढ़ पाया, इसलिए यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है कि उत्तरी भारत में आर्कटिक महासागर पर भी उच्च दाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब आप ये देखिए कि महाद्वीप के भीतर निम्न दाब है और महाद्वीप के दक्षिण में जो समुद्री जलवायु का जो प्रभाव है उसकी वजह से वहाँ पर वायुदाब बहुत अधिक है। अब हवाएं कहाँ से चलेंगी? अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलेंगी। तो इससे क्या होगा कि जो परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार की होगी कि समुद्र के ऊपर से ये हवाएं बहती हुई महाद्वीप के भीतरी भागों में प्रवेश करेंगी। आप इसको इस प्रकार से देखिए, अगर आप मानचित्र पर एक नज़र डालेंगे तो ये वाली सिचुएशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से हवाओं का डायरेक्शन ये वायुदाब की स्थिति जो है उसके हिसाब से यहाँ पर वर्क कर रहा है। यहाँ पर उसके हिसाब से वायुदाब की जो दशाएं हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि हवाओं की क्या डायरेक्शन रहे, क्यों वो महाद्वीप से समुद्र की तरफ बहे या क्यों वो समुद्र से महाद्वीप की तरफ बढ़े। तो इस प्रकार की स्थिति अगर आप देखेंगे तो एक मानचित्र में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। पर मोटे तौर पर हम इस बात को हमें समझना चाहिए कि वायुदाब और तापमान के मध्य क्या संबंध है, किस प्रकार से तापमान अधिक होने से वायुदाब कम हो जाता है और तापमान कम होने से वायुदाब बढ़ जाता है। तो ये जो फिनोमेना है ये ही पूरी तरह से
एशिया की जलवायु को प्रभावित करता है, एशिया की जलवायु का निर्माण करता है। और हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि वायु जो ये सारी परिस्थितियाँ बनती हैं, इन परिस्थितियों से हवा की जो दशाएं हैं, वायु की वो जो दशाएं हैं, वो किस प्रकार से डिसाइड होती है। थैंक यू।